Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल पढ़ लिया था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रिंसिपल में या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बेस को समझने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम करने वाली सीक्वेंस थी वो थी रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। उसी को ही सैटेलाइट डीएनए बोला जाता है और उसी में ही हमने वीएनटीआर्स के बारे में भी डिटेलिंग कर ली थी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स के बारे में कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला स्टेप जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है दैट इज सैंपल टेकन फ्रॉम ब्लड, सीमन, हेयर बल्ब और हेयर फॉलिकल और एनी अदर सेल ऑफ द बॉडी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अगर सैंपल ब्लड से कलेक्ट किया गया है तो हम ये मानेंगे कि उस सैंपल में WBC होना चाहिए और WBC है तो उसमें न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस है तो डीएनए आइसोलेट किया जा सकता है। RBC से हम डीएनए आइसोलेट नहीं करते क्योंकि मैच्योर RBC लैक न्यूक्लियस, तो नेचुरली उसमें डीएनए भी हमें नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला स्टेप दैट इज सैंपल टेकन फ्रॉम द ब्लड। सैंपल लिया, अब सैंपल लेने के बाद यहाँ पे कोई भी सैंपल मिला, उस सैंपल में से डीएनए का आइसोलेशन किया जाएगा। सैंपल में से डीएनए को आइसोलेट किया जाएगा। डीएनए के आइसोलेशन के बाद यहाँ पे क्या किया जाएगा, इस डीएनए में अगर ये देखा जाएगा कि इस डीएनए का अमाउंट कम है, अगर इस डीएनए का अमाउंट कम है तो इसको पीसीआर करके एम्प्लीफाई किया जाएगा, डीएनए सिंथेसाइज किया जाएगा इन विट्रो कंडीशन में। उसको हम बोलते हैं इन विट्रो रेप्लिकेशन, इन विट्रो सिंथेसिस। अगर अमाउंट कम है तो हमें अप्रोप्रिएट अमाउंट चाहिए क्योंकि अगर हमें फिंगरप्रिंटिंग करनी है तो नेचुरली एक एम्पल अमाउंट हमें डीएनए का चाहिए ही होगा। क्लियर? तो यहाँ पे अमाउंट अगर कम है तो पीसीआर से उसको एम्प्लीफाई कराया जाएगा। अब यहाँ से हमने मान लीजिए पीसीआर करा दिया, हमने पीसीआर पॉलीमरेजेस चेन रिएक्शन करा दिया, हमारे पास जो डीएनए कम था वो ज्यादा हो गया, सिंथेसिस हो गया, अमाउंट बढ़ गया। क्लियर? एम्प्लीफिकेशन हो गया। अब यहाँ पे जो भी डीएनए सैंपल हमें मिला है, सैंपल हमें मिला है, उस डीएनए सैंपल को हमें अब क्या करना होगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कराना होगा। तो ध्यान रखना है, पहला स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए, इफ देयर इज नेसेसरी पीसीआर कराना पड़ेगा अगर जरूरत है तो, अगर अमाउंट नॉर्मल है, अप्रोप्रिएट है तो पीसीआर की जरूरत नहीं है। फिर इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कराना होगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसको कट कराना होगा। क्लियर? जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसको कट कराएंगे तो ये जो डीएनए है ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे फ्रेगमेंट हमें मिल जाएंगे। अब हमें क्या करना है, जब डीएनए फ्रैगमेंट हमें मिल गए तो इनका सेपरेशन करना होगा, नेचुरल सी बात है। डीएनए फ्रैगमेंट हमें मिल गए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बाद, कट कराने के बाद, तो ये अलग अलग साइज के हैं, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, तो इनको हम सेपरेट कराएंगे और सेपरेशन का मेथड हम पढ़ चुके हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो पहला स्टेप हमने क्या फॉलो किया, डीएनए का आइसोलेशन। दूसरा, इफ there is lesser amount of the DNA we have to amplify it and amplification done with the help of PCR. Clear? After PCR or after amplification there is ample amount of DNA, so that DNA is cut with the help of restriction endonucleases. After cutting with the endonucleases there is multiple fragment of DNA present. अब हम क्या करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप इज द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। किसके आधार पे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के आधार पे इसको सेपरेट किया जाएगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम पूरा डिटेल कर चुके हैं कि हम डीएनए लेते हैं,
जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए जो एपरेटस या हम कह सकते हैं ट्रे जो यूज़ करते हैं जिसमें एगरोस जेल होती है, उसमें एक कॉर्नर पे वेल्स बने होते हैं, उसमें हम डीएनए सैंपल लोड कर देते हैं और डीएनए को रन कराते हैं। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है। और एक ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो बड़ा डीएनए फ्रेगमेंट है वो पहले ही रह जाता है और जो छोटे हैं वो आगे तक रन करते हैं। इतनी बात हमने कर ली थी, क्लियर। तो यहाँ पे ये एगरोस जेल है। इस एगरोस जेल में हमने क्या किया, इस एगरोस जेल में हमने डीएनए सैंपल लोड कर दिया, क्लियर। अब हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हम डीएनए सैंपल लोड कर रहे हैं वो हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए जो क्राइम से मिला हुआ डीएनए वो तो है ही, जो भी सस्पेक्ट है उसके डीएनए भी हमारे पास है। ध्यान रखना है, क्राइम से मिला हुआ जो सैंपल है उससे हमने डीएनए निकाला तो वो डीएनए हमारे पास है। जो सस्पेक्ट हम जिन्हें मान के चल रहे हैं उसका डीएनए भी हमारे पास है। तो जो एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाएगा, वहां पे जो वेल बनाए जाएंगे उन वेल्स में क्राइम से मिला हुआ डीएनए, सस्पेक्ट का डीएनए लोड किया जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे C फॉर क्राइम, S फॉर सस्पेक्ट 1 एंड S2 फॉर सस्पेक्ट 2। इस तरीके से यहाँ पे डीएनए लोड कर दिया, यहाँ पे सबका डीएनए लोड कर दिया, क्लियर। अब जब डीएनए लोड करता है, बहुत ध्यान से समझना है, डीएनए लोड कर दिया, डीएनए रन करेगा। डीएनए रन करेगा तो यहाँ पे इस तरीके से रन करेगा, कैथोड से एनोड की तरफ रन करेगा। अब यहाँ पे जब ये डीएनए रन कर रहा है तो जो डीएनए हमें मिल रहा है ये कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्राइम से मिला हुआ भी, सस्पेक्ट 1 का भी और सस्पेक्ट 2 का भी जो डीएनए है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। कैसा डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड, क्योंकि हमारी बॉडी में जो डीएनए दैट इज डबल स्ट्रैंडेड। अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे एक दिक्कत हो गई। तो यहाँ पे इस डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए, इसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराने के लिए, यहाँ पे सस्पेक्ट को समझने के लिए क्या करना होगा, इस डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड करना होगा, क्लियर, डीनेचुरेशन करना होगा। अब हम ये जानते हैं कि डीनेचुरेशन किया जाता है टेम्परेचर को बढ़ा के, जैसे पीसीआर भी डीनेचुरेशन करता है, 94 डिग्रीज पे डीनेचुरेशन करता है। मान लीजिए हमने वो टेम्परेचर यहाँ प्रोवाइड कर दिया, क्वेश्चन आ जाए कि आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये पर्टिकुलर टेम्परेचर 94 तक दे दिया, तो क्या होगा, जेल पे अगर 94 डिग्री आप टेम्परेचर दे दोगे तो जेल मेल्ट हो जाएगी, पहली बात, और ये जितना भी डीएनए है ये इंटरमिंगल्ड हो जाएगा, सारा डीएनए सभी का इंटरमिंगल्ड हो जाएगा, क्लियर। हमें यही पता नहीं चलेगा कि सस्पेक्ट 1 का कौन सा है, 2 का कौन सा है, क्राइम सीन से मिला हुआ डीएनए कौन सा है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, डीनेचुरेशन करेंगे, और डीनेचुरेशन के लिए हम यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम में उसको रखेंगे। किस में रखेंगे, एल्कलाइन मीडियम में। पहला आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सेकेंड स्टेप PCR if needed, third cutting by restriction endonucleases, fourth gel electrophoresis for the separation of the DNA, then denaturation is the fifth step. डीनेचुरेशन किया जाएगा। अब डीनेचुरेशन कैसे किया जाएगा, क्या यहाँ से एक एक डीएनए को निकालेंगे एल्कलाइन मीडियम के लिए, नहीं निकाल सकते, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पूरी जेल को उठा के ही एल्कलाइन मीडियम में रखेंगे, क्लियर। पूरी जेल को उठा के ही हम क्या करेंगे, एल्कलाइन मीडियम पे प्लेस कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे डीएनए की इंटरमिंगलिंग नहीं करानी है। हम यहाँ से ना तो डीएनए को अलग अलग कर पाएंगे, ना ही इसको हायर टेम्परेचर प्रोवाइड कर पाएंगे, तो हम पूरे जेल को ट्रांसफर करेंगे एल्कलाइन मीडियम में। सो द होल जेल ट्रांसफर टू द एल्कलाइन मीडियम, क्लियर। अब जैसे ही हम डीएनए को एल्कलाइन मीडियम में रखेंगे तो डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड है, यहाँ पे जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तीनों का, वो सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएगा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए कैसा हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड, क्लियर। तो यहाँ पे ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए कैसा हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड, क्लियर। तो यहाँ पे फिफ्थ स्टेप आ जाता है डीनेचुरेशन।
अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे अब एक छोटी सी समस्या आ जाती है। समस्या क्या आती है कि जेल में आपने डीनेचुरेशन तो कर दिया, डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड तो बना दिया, पर यहाँ पे ध्यान रखना है कि बहुत लंबे समय तक एल्कलाइन मीडियम पे नहीं रहना चाहिए। इसको तुरंत हमें क्या करना है, कोई ऐसा सॉलिड मीडियम प्रोवाइड करना है जिससे यहाँ पे डीएनए को हम आसानी से फिंगरप्रिंटिंग के लिए ले पाए। तो अगर डीएनए ज़्यादा लंबे समय तक जेल पे रह जाएगा तो हमें ये पता है कि जो जेल होती है उसमें सीविंग इफेक्ट होता है, पढ़ा है हमने ये। सीविंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि डीएनए पोर से आगे फ्लो कर जाता है। जब पोर से आगे फ्लो कर जाता है तो फिर से इंटरमिंगलिंग के चांसेस होंगे, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, छेद से निकल के एक जगह डीएनए इकट्ठा हो गया तीनों का, फिर हम क्या करेंगे, सेपरेट करना तो बिल्कुल भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो उस समस्या से ओवरकम करने के लिए, उस प्रॉब्लम से ओवरकम करने क्या करेंगे, पूरी जेल को उठा के और नायलॉन मेम्ब्रेन पे शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ पे ये नायलॉन मेम्ब्रेन है, नायलॉन मेम्ब्रेन, या फिर इसको बोल सकते हैं हम नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन क्यों ली गई, इसलिए ली गई क्योंकि हम बहुत लंबे समय तक डीएनए को एगरोस जेल पे नहीं रख सकते सीविंग इफेक्ट के कारण, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा छन छन के, क्लियर। तो यहाँ पे पूरे सैंपल को, जितने भी सैंपल हमारे पास हैं, जितने भी बैंड्स हमारे पास आए हैं, जितने भी सेपरेटेड डीएनए बैंड्स हैं, उन सभी को हमें एक सॉलिड मीडियम पे ट्रांसफर करना होगा और इसी प्रोसेस को बोला जाता है सदर्न ब्लॉटिंग, दैट इज द 6th प्रोसेस। तो क्या किया जाता है, ये नायलॉन मेम्ब्रेन ली और इस नायलॉन मेम्ब्रेन पे या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे पूरी जेल को प्लेस कर दिया जाता है, पूरी जेल को प्लेस कर देते हैं। कैसे प्लेस करेंगे बहुत ध्यान से समझना है। मान लीजिए ये नायलॉन मेम्ब्रेन है, ये नायलॉन मेम्ब्रेन है और इस नायलॉन मेम्ब्रेन पे ये जो पर्टिकुलर जेल है इसको इस तरीके से प्लेस कर दिया, क्लियर। तो प्लेस करने से क्या होगा कि जो डीएनए है, ये जो डीएनए है ये इस नायलॉन मेम्ब्रेन पे या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे बाइंड हो जाएंगे। खास बात होती है इसकी, नायलॉन मेम्ब्रेन की खास बात है इसमें बाइंडिंग एफिनिटी है और ये जो भी डीएनए बैंड्स हैं ये इस पे बाइंड हो जाएंगे, ठहर जाएंगे, क्लियर। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे ये हमने ले ली नायलॉन मेम्ब्रेन और इस नायलॉन मेम्ब्रेन पे जब जेल से डीएनए को शिफ्ट किया गया तो इसको क्या बोला जाता है, सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग क्या है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम जेल टू नायलॉन मेम्ब्रेन। व्हाट इज सदर्न ब्लॉटिंग, जेल से डीएनए को नायलॉन या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करना ही सदर्न ब्लॉटिंग होता है। तो सदर्न ब्लॉटिंग इज द ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम जेल टू द मेम्ब्रेन। ट्रांसफर कर ली, ये मिल गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हमें कहाँ मिल गया, नायलॉन मेम्ब्रेन पे। किस किस का मिला, क्राइम वाली जगह से जो मिला, सस्पेक्ट 1 का और सस्पेक्ट 2 का। कैसा डीएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। कैसा डीएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, क्योंकि वहां पे डीनेचुरेशन ऑलरेडी हो चुका है, क्लियर। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है, अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर डीएनए है, ये जो पर्टिकुलर डीएनए है ये सिंगल स्टैंडर्ड है। अब यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा VNTR प्रोब। क्या प्रोवाइड किया जाएगा, क्या डाला जाएगा, क्या इंट्रोड्यूस कराया जाएगा नायलॉन मेम्ब्रेन पे, VNTR प्रोब। समझे प्रोब क्या होता है, प्रोब इज द स्मॉल सेगमेंट ऑफ द डीएनए। यहाँ पे प्रोब क्या है, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। वैसे भी प्रोब स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए ही होता है। अब यहाँ पे VNTR प्रोब, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट प्रोब यूज किया गया, यानी कि ऐसी सीक्वेंस ली गई जो बार बार रिपीटेशन शो कर रही है, VNTR प्रोब लिया गया। इसकी खास बात क्या है, एक तो ये आर्टिफिशियली बनाया गया है, आर्टिफिशियली बनाया गया है, इसमें रेडियो एक्टिविटी है, तो इसमें बहुत सारी खास बात है। तो ये प्रोब यूज किया और प्रोब कहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया, नायलॉन मेम्ब्रेन पे, जहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मौजूद है, क्लियर। तो जब प्रोब को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं इसको, हाइब्रिडाइजेशन। मतलब क्या है कि प्रोब वहीं जुड़ेगा
जहां पे VNTR मौजूद है। ध्यान रखना, ये प्रोब वहीं जुड़ेगा जहां पे VNTR है, वहां नहीं जुड़ेगा जहां पे VNTR नहीं है। क्लियर? सो व्हाट इज प्रोब? VNTR प्रोब, ये शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। व्हाट इज प्रोब? शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, हैव रेडियो एक्टिविटी, इसमें रेडियो एक्टिविटी है, और ये VNTR का कॉम्प्लीमेंट्री है। VNTR का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या है? जो इन डीएनए में VNTR है, मान लीजिए कोई सीक्वेंस है, इसी का ही कॉम्प्लीमेंट्री है VNTR प्रोब, यानी कि VNTR प्रोब VNTR का ही कॉम्प्लीमेंट्री है। इसमें रेडियो एक्टिविटी है, ये आर्टिफिशियली डेवलप्ड है, इसको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड किया गया है, और ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, डबल स्टैंडर्ड नहीं है, सिंगल स्टैंडर्ड है। क्लियर? अब यहाँ पे VNTR प्रोब रखे गए। जब VNTR प्रोब रखे गए तो यहाँ पे VNTR प्रोब कहाँ जुड़े? यहाँ पे VNTR प्रोब कहाँ जुड़े? बहुत ध्यान से समझना, यहां जुड़ा VNTR प्रोब, यहां जुड़ा, यहां पे अटैच हुआ, यहां पे अटैच हुआ, यहां हुआ, यहां, यहां और यहां। VNTR प्रोब यहां जुड़ गए। क्यों जुड़े? क्योंकि यहां पे VNTR सीक्वेंस है और VNTR के कॉम्प्लीमेंट्री ही है VNTR प्रोब्स। क्लियर? अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो गया, यानी कि VNTR प्रोब VNTR सीक्वेंस से अटैच हो गया। VNTR जहाँ पे थे वहां पे आके जुड़ गया। जुड़ा क्यों? क्योंकि डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड था, और जुड़ा इसलिए क्योंकि VNTR भी सिंगल स्टैंडर्ड था। अगर VNTR को आप डबल स्टैंडर्ड ले लेते तो वो अटैच होता ही नहीं, उसे अटैचमेंट के लिए कोई चाहिए नहीं, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट्री उसके पास है, इसीलिए सिंगल स्टैंडर्ड यहाँ पे VNTR लिया गया। क्लियर? अब यहाँ पे इसको देखने के लिए ऑटो रेडियोग्राफी की जाएगी। क्या की जाएगी? ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी। क्लियर? तो हमने क्या क्या पढ़ा, बहुत ध्यान से समझना। डीएनए को आइसोलेट किया, अगर जरूरत पड़ी तो पीसीआर कराया, पीसीआर कराने के बाद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कराया, कट कराने के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के बाद डीएनए को नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर किया गया, दैट इज सदर्न ब्लॉटिंग की गई। सदर्न ब्लॉटिंग करने से पहले डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड बनाने के लिए उसका डीनेचुरेशन भी किया गया, डीनेचुरेशन किया गया, सदर्न ब्लॉटिंग की गई, हाइब्रिडाइजेशन कराया VNTR प्रोब से। VNTR प्रोब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड as well as complementary to the VNTR and radioactivity, they show radioactivity। हाइब्रिडाइजेशन के बाद अब पता चले कि यहाँ पे ही प्रोब जुड़ा है, इसको देखने के लिए ऑटो रेडियोग्राफी की जाएगी। क्या की जाएगी? ऑटो रेडियोग्राफी। कैसे की जाती है? तो यहाँ पे ये हमारी नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन है या नाइलॉन मेम्ब्रेन है। इस नाइलॉन मेम्ब्रेन में यहां प्रोब जुड़ा है, इस नाइलॉन मेम्ब्रेन में यहां पे प्रोब जुड़ा है, यहां प्रोब जुड़ा है, यहां, ये प्रोब अटैच हो गए। क्लियर? नाइलॉन मेम्ब्रेन में यहां प्रोब अटैच हो गए। क्लियर? बहुत ध्यान से समझना। अब यहाँ पे ऑटो रेडियोग्राफी करने के लिए इस नाइलॉन मेम्ब्रेन पे इंट्रोड्यूस कराई जाएगी एक्सरे फिल्म। यहाँ पे क्या रखी जाएगी? एक्सरे फिल्म रखी जाएगी। क्लियर? बहुत ध्यान से समझना, क्या रखी जाएगी? एक्सरे फिल्म। जैसे ही एक्सरे फिल्म यहाँ पे रखी जाएगी तो यहाँ पे जहां पे भी प्रोब होगा, यहाँ प्रोब है, यहाँ प्रोब है, यहाँ प्रोब है, जहां पे भी प्रोब होगा वहां से रेडिएशन आएंगे, वहां से क्या आएंगे? रेडिएशन, क्योंकि प्रोब में क्या है? रेडियो एक्टिविटी है, रेडिएशन आए। जब रेडिएशन आए और यहाँ पे उन रेडिएशन को कैसे देखा जाएगा, ये बात समझनी जरूरी है। तो यहाँ पे जब इस एक्सरे को देखा जाएगा, जब इस एक्सरे का डेवलपमेंट किया जाएगा, एक्सरे डेवलप की जाएगी, जैसे हमारा एक्सरे होता है तो एक्सरे मशीन में एक्सरे के बाद एक्सरे डेवलप करते हैं, फिर वो स्कैन हमें दिखाई देता है, तो ये वही डेवलप करने के बाद हमें दिखाई देगा। तो जब डेवलप करने के बाद ये दिखाई देगा
ये डेवलप करने के बाद जब दिखाई देगा, यहाँ से इसको हटा लिया जाएगा, तो जहां जहां पे VNTR प्रोब होंगे वहां पे वाइट कलर के बैंड्स दिखाई देंगे। हमारी हड्डियां एक्सरे फिल्म में वाइट कलर की ही दिखाई देती है, ट्रांसपेरेंट वाइट जैसा ही अपीयरेंस वो शो करती हैं। क्लियर? क्योंकि जो फिल्म है वो उसी तरीके से उसकी अपीयरेंस दिखाती है, राइट? तो यहाँ पे जब एक्सरे फिल्म को डेवलप करेंगे तो जो जहाँ जहाँ पे VNTR प्रोब है वहाँ से रेडिएशन आए होंगे और उन रेडिएशन की वजह से यहाँ पे उनका इफेक्ट हमें वाइट कलर के बैंड्स में दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? वाइट कलर के बैंड में दिखाई देगा। अब ध्यान से समझना है, ये क्राइम सीन से मिला हुआ DNA, ये सस्पेक्ट 1 और सस्पेक्ट 2 मैच करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये वाला बैंड सस्पेक्ट 1 में नहीं है, सस्पेक्ट 2 में है, यहाँ पे सस्पेक्ट 2 में है और यहाँ पे भी सस्पेक्ट 2 में है। तो हम क्या देखेंगे कि क्राइम सीन से जो DNA मिला था, क्लियर, वो मैच कर रहा है सस्पेक्ट 2 से। तो यहाँ पे हम ये कैसे निकालेंगे? ये आगे जाके फिंगरप्रिंटिंग से सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, बट उसके लिए स्टेप्स कौन कौन से हमने फॉलो किए, ये सारे स्टेप्स हैं। क्लियर? तो यहाँ पे स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स पे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा स्टेप किसके बाद आ रहा है। तो यहाँ पे आपको स्टेप्स ध्यान रखने हैं। क्लियर? क्या ध्यान रखने हैं आपको? स्टेप्स। स्टेप्स में सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा? DNA का आइसोलेशन। दूसरा PCR इफ नीडेड। तीसरा हमने डिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कराया। उसके बाद में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पहले डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन के बाद सदर्न ब्लॉटिंग, देन हाइब्रिडाइजेशन एंड देन ऑटो रेडियोग्राफी। क्लियर? अब कुछ इंपॉर्टेंट बात, अगर जेल से DNA को निकाल के नायलॉन मेम्ब्रेन पे रखा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। क्लियर? अगर जेल से DNA को निकाल के नायलॉन मेम्ब्रेन पे शिफ्ट किया जा रहा है, इसको बोला जाता है सदर्न ब्लॉटिंग। अगर RNA को जेल से निकाल के नायलॉन मेम्ब्रेन पे रखा जा रहा है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। और वहीं प्रोटीन को जेल से निकाल के नायलॉन मेम्ब्रेन पे रखा जा रहा है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो 3 टाइप की ब्लॉटिंग है। आई रिपीट इट अगेन, अगर DNA को जेल से निकाल के नायलॉन मेम्ब्रेन पे रखा जा रहा है, सदर्न ब्लॉटिंग। अगर RNA को जेल से निकाल के नायलॉन मेम्ब्रेन पे रखा जा रहा है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। प्रोटीन को जेल से ट्रांसफर किया जा रहा है नायलॉन मेम्ब्रेन पे, दैट इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो ये ब्लॉटिंग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन किसके लिए यूज में की जा रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग की एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ पे ये यूज की जाती है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिमिनल। क्रिमिनल के आइडेंटिफिकेशन में, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करना है, फॉरेंसिक साइंस में इसकी यूटिलिटी है। फॉरेंसिक साइंस के लिए उसको यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इवन ये कह सकते हैं हम, राइट? नेक्स्ट, इन डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए भी DNA फिंगरप्रिंटिंग की जाती है कि एक पॉपुलेशन में किस तरीके से डाइवर्सिटी आई है। पैटर्निटी टेस्ट। पैटर्निटी टेस्ट का मतलब है कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उस बच्चे पे क्लेम कर रहे हैं कि दो लोग क्लेम करें कि ये हमारा बच्चा है, ये हमारा बच्चा है, तो वहां पे पैटर्निटी टेस्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है? बच्चे का RFLP पैटर्न, मदर का RFLP पैटर्न, जो भी क्लेम करने वाले फादर हैं, फादर 1 और फादर 2 का RFLP पैटर्न देखा जाएगा और बच्चे से कंपेयर किया जाएगा। जब बच्चे से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, बहुत ध्यान से समझना। बच्चे के पास 50% DNA मदर का है, 50% फादर का है, 50% जो पार्ट है वो मदर का है, 50% पार्ट फादर का है। तो यहाँ पे क्या होगा, RFLP पैटर्न ऑफ चाइल्ड 50% मैच विद फादर, 50% किससे मैच करेगा, फादर से, और 50% किससे मैच करेगा, मदर से। ये बात ध्यान रखना। क्लियर? किससे मैच करेगा, फादर और मदर से, पर कितना कितना, 50%। 100% मैचिंग
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब गैमीट्स होते हैं तो वो हिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम का पार्ट है, और जब जाइगोट बनता है तो उसमें हाफ सेट मदर से आता है, हाफ सेट फादर से आता है, यानी कि 1 फादर से आता है, 1 मदर से आता है, 2 एक फादर से आता है, एक मदर से आता है। क्लियर है? नेक्स्ट, न्यू म्यूटेशन में अराइज इन एन इंडिविजुअल ईदर इन द सोमैटिक सेल और इन द germ cell. If a germ cell mutation does not seriously impair individual's ability to have offspring who can transmit the mutation. ये NCERT की लाइन है, और NCERT ने इस पैराग्राफ में क्या समझाया है ये बच्चे अक्सर समझ नहीं पाते, तो इस बात को ध्यान से समझना है। क्लियर? म्यूटेशन 2 टाइप के, जर्मिनल म्यूटेशन, germinal mutation and somatic mutation. म्यूटेशन 2 टाइप के, जर्मिनल म्यूटेशन एंड सोमैटिक म्यूटेशन। अब ध्यान से समझना है। जर्मिनल म्यूटेशन कहां पे होंगे? नेचुरली जर्म सेल में। तो इसको 2 तरीके से समझे, अकर इन जर्म सेल, और यहां पे भी अकर इन जर्म सेल। जर्म सेल में होने वाले म्यूटेशन, सोमैटिक म्यूटेशन अकर इन सोमैटिक सेल, अकर इन सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल में होने वाला म्यूटेशन। एक पॉइंट तो ये हो गया। अब बहुत ध्यान से एक बात समझनी है, जो एनसीईआरटी ने बताई है वो क्या बताई है कि अगर जर्मिनल म्यूटेशन है और ये जर्मिनल म्यूटेशन होने के बाद भी गैमीट बनाने की टेंडेंसी अभी तक है, मतलब गैमीट बनाने की टेंडेंसी लॉस्ट नहीं हुई है, तो जो जर्मिनल म्यूटेशन है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जर्मिनल म्यूटेशन जर्म सेल में हुआ है और म्यूटेशन होने के बाद भी, जर्मिनल म्यूटेशन होने के बाद भी यहाँ पे जर्म सेल बन रही है, जर्म सेल फॉर्मेशन हो रहा है, जर्म सेल बन रही हैं, गैमीट्स बन रहे हैं। क्लियर? तो ये जो जर्मिनल म्यूटेशन है ये ट्रांसफर होगा नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा ही जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट केस आता है तो जर्मिनल म्यूटेशन, है तो जर्मिनल म्यूटेशन जो जर्म सेल में हुआ है, जर्मिनल सेल में हुआ है, बट जर्मिनल सेल में म्यूटेशन होने के बाद यहां पे गैमीट बनाने की कैपेबिलिटी लॉस हो गई, यानी कि दे डू नॉट प्रोड्यूस गैमीट, डू नॉट प्रोड्यूस गैमीट। यहां पे गैमीट नहीं बन पा रहे हैं, यहाँ पे गैमीट बन पा रहे हैं, यहाँ पे गैमीट बन पा रहे हैं, यहाँ पे गैमीट बनाने की एबिलिटी लॉस्ट हो गई है। तो जब कैपेबिलिटी लॉस्ट हो गई है तो ये नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगी, क्योंकि गैमीट की वजह से ही तो चीजें, कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। अब गैमीट ही नहीं बन रहा तो कैसे जाएगा? क्लियर? सोमैटिक सेल में जो म्यूटेशन होता है वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता, इट विल नॉट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या बोला है, बहुत ध्यान से समझना, म्यूटेशन अराइज ड्यू टू सोमैटिक सेल और इन द जर्म सेल। म्यूटेशन सोमैटिक सेल में भी हो सकता है, म्यूटेशन जर्म सेल में भी हो सकता है। इफ अ जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इम्पेयर इंडिविजुअल एबिलिटी टू हैव ऑफस्प्रिंग हु कैन ट्रांसमिट द म्यूटेशन, यानी कि अगर जर्मिनल म्यूटेशन होने के बाद भी गैमीट बनाने की कैपेबिलिटी लॉस नहीं हुई, गैमीट बन रहे हैं, तो वो म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। अगर गैमीट बनाने की कैपेबिलिटी लॉस्ट हो गई है तो वो म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। राइट? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अलील, अलील को समझने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा कि अलील क्या होता है। अलील 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 पिछले चैप्टर में खूब हमने पढ़ा, बहुत सारे बार उसका नाम आया, बट हमने उसको कभी
ये नहीं समझा कि अलील बना कैसे है। क्लियर है? तो यहां पे मान लीजिए ये डीएनए या क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम का ही ले लो आप, ये क्रोमोसोम का डीएनए है, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ पे दो पार्ट में इसको डिफरेंशिएट किया गया, दो पार्ट में इसको डिफरेंशिएट किया गया। ठीक है, सबसे पहला ये वाला पार्ट कोडिंग पार्ट, इसका भी ये कोडिंग पार्ट, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम है और होमोलोगस क्रोमोसोम में हमें पता है कि जीन्स सेम लोकेशन पे होते हैं, पर्टिकुलर कैरेक्टर के जीन सेम लोकेशन पे लोकेटेड है। यहां पे भी ये कोडिंग पार्ट, यहां पे भी ये कोडिंग, ये है नॉन कोडिंग पार्ट, इसका भी ये है नॉन कोडिंग पार्ट, नॉन कोडिंग पार्ट। ठीक है, अब हमने क्या देखा, कोडिंग पार्ट कम है, नॉन कोडिंग पार्ट ज्यादा है। अब यहां पे जो कोडिंग पार्ट है, जो कोडिंग पार्ट है, इट कोड्स पर्टिकुलर प्रोटीन, ये प्रोटीन को कोड करता है या अमाइनो एसिड को कोड करता है। तो यहां पे कोडिंग पार्ट मतलब जीन, अगर जीन है तो mRNA या RNA बनेगा, और RNA है तो प्रोटीन बनेगा। तो साधारण सा मतलब है, ये जीन एक्सप्रेस हुआ तो प्रोटीन बना, प्रोटीन बनेगा तो एंजाइम होगा, एंजाइम बनेगा तो कैरेक्टर दिखाई देगा। मान लीजिए यहां पे भी जीन है, इस जीन ने भी एक्सप्रेस किया, आरएनए बनाया, और आरएनए से बना प्रोटीन, आरएनए से क्या बना, प्रोटीन। यानी कि ये जीन और ये जीन, द जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन द सेम लोकाई ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम है, इस पे ये जो जीन है ये सेम लोकाई पे प्रेजेंट है, और दोनों ही एक्सप्रेस हो रही है, दोनों ही एक्सप्रेस हो रही है। मान लीजिए ये जो जीन है, ये जीन हाइट के लिए, प्लांट हाइट आपने पढ़ी है, हाइट के लिए, तो ये जो जीन एक्सप्रेस हो रही है तो ये टॉलनेस के लिए जिम्मेदार है, कैपिटल टी। ये जो जीन एक्सप्रेस हो रही है ये भी टॉलनेस के लिए जिम्मेदार है, टॉल, कैपिटल टी। क्लियर? अब हम ये कहते हैं कि यहां पे आ जाता है म्यूटेशन। क्या आ जाता है? म्यूटेशन। यहां पे आ गया इस जीन में, ये जो जीन है यहां पे, इसमें आ गया म्यूटेशन। अब आपने ये पढ़ा है कि जब जीन में म्यूटेशन आ जाता है तो नेचुरली प्रॉपर एमआरएनए नहीं बनता, प्रॉपर प्रोटीन नहीं बनता, प्रॉपर एंजाइम नहीं बनता, प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं बनता, पढ़ा है? तो यहां पे इस जीन में म्यूटेशन आया, तो म्यूटेशन आने से यहां पे प्रोटीन और एमआरएनए प्रॉपरली नहीं बन पाएगा, तो यहां पे जीन एक्सप्रेस नहीं होगा, जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। तो यहां पे जब जीन एक्सप्रेस नहीं होगा तो यहां पे अब जो जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है तो यहां पे कैरेक्टर कैसा दिखाई देगा म्यूटेशन के बाद? डॉफ। कैरेक्टर कैसा दिखाई देगा? डॉफ। तो यहां पे अगर हम देखें, बहुत ध्यान से समझना, पहले दो इन होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो जीन्स लोकेटेड थी सेम लोकाई पे, सेम लोकेशन पे, ये जीन्स सेम थी, ये जीन्स सेम थी। सेम का मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, दोनों ने ही आरएनए बनाया, दोनों ने ही प्रोटीन बनाए, और दोनों ने ही एक्सप्रेशन के बाद एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को दिखाया, और वो कैरेक्टर है यहाँ पे टॉलनेस का, वो कैरेक्टर यहाँ पे क्या है? टॉलनेस का। यहाँ पे आ गया म्यूटेशन, यहाँ पे क्या आ गया? म्यूटेशन। तो जब इस पर्टिकुलर जीन में म्यूटेशन आया तो यहाँ पे जीन के एक्सप्रेशन में बदलाव आ गया, यानी कि जीन एक्सप्रेस नहीं होगा, और जीन एक्सप्रेस नहीं होगा तो कैरेक्टर दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे डॉफ आया, यानी कि यहाँ पे जो कैरेक्टर दिखाई दे रहा है वो नहीं है जो पहले था, टॉल वाला कैरेक्टर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर? तो ये किसकी वजह से हुआ? म्यूटेशन की वजह से हुआ। तो हम क्या बोलेंगे कि ये है, ये जो जीन है दिस इज कैपिटल टी, शुरुआत में ये था कैपिटल टी, बट म्यूटेशन के बाद ये क्या बना? स्मॉल टी। तो ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी हैं, these are the two forms of the genes, and these two forms of the genes are known as allele। इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? allele। क्या बोलेंगे? इन्हीं को ही allele। ठीक है,
तो ये बात किसकी होगी, कोडिंग पार्ट की, जो प्रोटीन बना रहा है। अब हम बात करते हैं नॉन कोडिंग पार्ट की। किसकी बात करेंगे अब हम, नॉन कोडिंग पार्ट की। नॉन कोडिंग पार्ट में मान लीजिए सीक्वेंस है ATGC 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 ATGC, यहां पे भी ये सीक्वेंस है ATGC ATGC ATGC, कितनी बार रिपीटेशन शो करे, 1 2 3, ATGC ATGC, क्लियर। तो यहाँ पे नॉन कोडिंग पार्ट में ये रिपीटेटिव डीएनए है। इन रिपीटेटिव डीएनए में पर्टिकुलर सीक्वेंस है, इस होमोलोगस क्रोमोसोम में ये सीक्वेंस है, इसमें भी यही सीक्वेंस है, क्लियर। अब मान लीजिए यहाँ पे हो गया डिलीशन, क्या हो गया यहाँ पे, डिलीशन। तो मान लीजिए यहाँ पे हो गया डिलीट T, यहाँ पे हो गया डिलीशन, यहाँ पे क्या हो गया, डिलीशन। अब यहाँ पे जब डिलीशन हुआ तो यहाँ पे जो रिपीटेशन है वो अलग हुआ, और डिलीशन होने का कारण म्यूटेशन, यानी कि अगर नॉन कोडिंग पार्ट में म्यूटेशन हुआ, अगर नॉन कोडिंग पार्ट में म्यूटेशन हुआ तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी कि कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं आएगा, बट नंबर ऑफ रिपीटेशन में बदलाव आएगा। कैसे बदलाव आएगा, बहुत ध्यान से समझना है। अगर इस वाले क्रोमोसोम में देखें, अगर हम इस क्रोमोसोम में देखें तो नंबर ऑफ रिपीटेशन 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम एंड 4 टाइम रिपीटेशन है। 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम एंड 4 टाइम रिपीटेशन है। वहीं अगर यहां पे देखें 1 टाइम, यहां म्यूटेशन हो गया तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, 2 टाइम और 3 टाइम। तो यहां पे हमने क्या देखा, रिपीटेटिव डीएनए, यानी कि ऐसी सीक्वेंस जो बार बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे यही पर्टिकुलर सीक्वेंस 4 बार रिपीट हो रही है, और इसमें भी ये पर्टिकुलर सीक्वेंस 3 बार रिपीट हो रही है, और रिपीटेशन 3 बार होने का कारण यहाँ पे क्या रहा, म्यूटेशन। बट ये जो म्यूटेशन है इससे बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे किस पे फर्क पड़ता है, जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उस पे, यानी कि यहाँ पे जो म्यूटेशन आ रहा है उसकी वजह से हम इंडिविजुअल डिफरेंस शो करते हैं। क्या शो करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस। तो यहाँ पे एनसीईआरटी क्या कहती है, बहुत ध्यान से समझना। एलील्स, डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड अलील, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील, जैसा कि हमने कैपिटल T और स्मॉल t पढ़ा। अलील अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन, किसके वजह से अराइज होते हैं, म्यूटेशन की वजह से। A new allele is considered when it appears in every generation with a frequency of greater than 0.1। मान लीजिए जो स्मॉल t वाली एलील थी वो आ गई, बट क्या एक बार के म्यूटेशन में आ जाएगी, एक बार के म्यूटेशन में आप उसको कंसीडर करेंगे, नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, इस बात को समझे, कैसे कंसीडर नहीं करेंगे, इस बात को समझना है। मान लीजिए ये जनरेशन 1 है जहां पे सारे टॉल प्लांट है, सारे टॉल प्लांट है, बट एक डॉर्फ आ गया, एक आ गया डॉर्फ। तो मान लीजिए 100 प्लांट लगाए, 100 प्लांट लगाए, उसमें से यहाँ पे 0.01 फ्रीक्वेंसी शो की, यानी कि एक प्लांट छोटा है, डॉर्फ है। तो क्या ये म्यूटेशन माना जाएगा, क्या ये वेरिएशन जो है ये माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। इसके लिए क्या बनानी पड़ेगी, नेक्स्ट जनरेशन बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पे जब नेक्स्ट जनरेशन देखी गई तो फिर से टॉल प्लांट, अब यहाँ पे डॉर्फ दिखाई नहीं दिया, इसका मतलब सारे टॉल थे, सारे टॉल थे, इसका मतलब वो जो म्यूटेशन हुआ था, हो सकता है कि वो सोमैटिक वेरिएशन हो, और सोमैटिक वेरिएशन एक जनरेशन तक कन्फाइंड रहता है, दूसरी जनरेशन में वो नहीं जाता है। तो यहाँ पे जो जनरेशन थी उसमें तो दिखाई दिया, बट नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई नहीं दिया। पहला केस, हम ये कहते हैं कि ये म्यूटेशन हो रहा है, और यहाँ पे ये जो जनरेशन मिली इसमें भी एक डॉर्फ प्लांट दिखाई दिया, यानी कि 100 में से एक दिखाई दिया। नेक्स्ट जनरेशन बनाई गई, उसमें भी एक दिखाई दिया, यानी कि 0.01 फ्रीक्वेंसी से अगर ये दिखाई दे रहा है,
अगर ये वेरिएशन दिखाई दे रहा है तो हम मानेंगे कि म्यूटेशन हुआ है। सो अ न्यू अलील इज कंसीडर, एक नई एलील को तभी कंसीडर किया जाएगा व्हेन इट अपीयर इन एवरी जनरेशन, हर जनरेशन में वो अपीयर होगी। और किस फ्रीक्वेंसी से अपीयर होगी? 0.01, ग्रेटर देन 0.01, यानी कि इतनी तो होनी ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग।